Showbiz. हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट हर्षित भारद्वाज, आई एम पब्लिक स्पीकर टू। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी भी जब कोई क्राइम कमिट होता है तो उसकी स्टार्टिंग से लेके उसके लास्ट तक जो भी लीगैलिटीज होती हैं, लीगल प्रोसीजर होता है, और जो क्राइम कमिट करता है वो अपने कैसे बचा सकता है, जिसके खिलाफ किया होता है वो क्या लीगल प्रोसीजर यूज कर सकता है। तो इस वीडियो में हम A to Z पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपकी लीगल क्वेरी हो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उस पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी कोई क्राइम होता है वो दो तरीके के क्राइम होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस अथॉरिटी और पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है, वो आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। और जैसे ही वो उसकी कॉग्निजेंस लेगी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तब से वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें पुलिस अथॉरिटीज को ऑर्डर की जरूरत होती है मजिस्ट्रेट के, उसके बिना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, ना ही वो अरेस्ट कर सकते। और जो सजा होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो सजा होती है वो 3 साल से ऊपर होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सजा होती है वो 3 साल से कम होती है। तो जो भी कोई क्राइम होता है ना, वो क्राइम हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट, एबीसी वर्सेस स्टेट, तो वो स्टेट इसलिए लिखा जाता है कि जो भी कोई अक्यूज क्राइम कमिट करता है वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि क्राइम को हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उसको हम स्टेट के अगेंस्ट मानते हैं। सो अगर आप सपोज कीजिएगा किसी ने कोई क्राइम कमिट किया, अब वो जो क्राइम था वो नॉन कॉग्निजेबल था, जैसे कि डिफामेशन, फॉर्जरी, चीटिंग एक्सेट्रा। तो पुलिस के पास जब वो बताने गया तो पुलिस ने जब उसको प्राइमा फेसी जब उसकी कॉग्निजेंस ली तो पुलिस को पता चला कि जो ये ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर है, तो पुलिस इसमें एफआईआर नहीं करेगी। मोस्टली पुलिस इस पर एफआईआर नहीं करेगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे इसमें एफआईआर करवानी है और आप चाहते हो कि इन्वेस्टिगेशन से भी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम भी लिया है, तो आप 1 हफ्ते के बाद अंडर सेक्शन 156(3) CRPC आप इसमें कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये हो गया नॉन कॉग्निजेबल का प्रोसीजर जो होता है वो दोनों में सेम होगा। एफआईआर होने के बाद अगर नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर हो जाएगी तो प्रोसीजर वही चलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये था नॉन कॉग्निजेबल। अब आइए कॉग्निजेबल पे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब हम कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि सेक्शन 154 CRPC में अगर पुलिस को दिख रहा है प्राइमा फेसी की कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उनको तुरंत के तुरंत एफआईआर रजिस्टर करनी है। जब उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर ली, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है बिना किसी के ऑर्डर के, और वो उसको एक्यूज को अरेस्ट भी कर सकती है। एक्यूज जिसने क्राइम किया है, एक्यूज उसको बोला जाता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट भी कर सकती है बिना किसी के वारंट के। तो जब पुलिस और मोस्टली आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कंप्लेंट दें, जब भी कोई इंसान अपनी कंप्लेंट दे तो उसको राइटिंग में दीजिए, और राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद उसकी रिसीविंग या फिर उसका DD नंबर, जिसको बोलते हैं डेली डायरी नंबर, वो जरूर लीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप जैसे आपको कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो, और अगर आप कंप्लेंट करा रहे हो, अगर आपने उसकी रिसीविंग ले ली, ठीक है ना, तो फिर आप 1 हफ्ते बाद उसमें 156(3) के अंदर CRPC के अंदर जाकर आप उसकी कोर्ट से एफआईआर करवा सकते हो। तो उसकी रिसीविंग और कंप्लेंट राइटिंग में दें और उसकी रिसीविंग हमेशा लें। तो ना अब आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस पे जो हम बात कर रहे थे। तो जैसी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को पता चलता है, कोई भी अगर कंप्लेनेंट जाता है पुलिस के पास, वो बताता है कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, किडनैपिंग हो गई। तो कोई भी कंप्लेनेंट गया, उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने सुना, पुलिस को लगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस उसको तुरंत के तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है और उस पर उनको एफआईआर करना रजिस्टर वो बाउंड है, उन्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको जब दिख रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उनकी ड्यूटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। तो उसके बाद जब उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद पुलिस को एक्यूज को जो भी अगर उनको अगर पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो उनकी ड्यूटी होती है उसको 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट में उस जुरिडिक्शन के उसके सामने पेश करना होता है, ठीक है ना। अगर तो उस एक्यूज को पकड़ने में पुलिस फेल हो जाती है तो उसको एब्सकॉन्डा डिक्लेयर कर दिया जाता है। एब्सकॉन्डा मतलब भगौड़ा। तो जैसी अगर सपोज कीजिए पुलिस ने उस अक्यूज को पकड़ लिया, उसको पेश कर दिया, इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद हमारी जो लीगल प्रोसीजर है वो स्टार्ट होते हैं। जब मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है तो पुलिस जो है अपनी एक स्टेटमेंट रिपोर्ट
मजिस्ट्रेट को देती है कि उन्होंने जो भी मतलब जो उसने किया है वो अपनी एक रिपोर्ट लगाती है पुलिस, ठीक है ना, कि कब क्या हुआ है, कितने बजे क्या हुआ, और एक पुलिस जो भी है ना उसका नक्शानामा बनाती है कि अगर जो भी कोई अक्यूज ने कोई क्राइम किया है उससे कुछ मतलब गैदर हुआ है, कुछ मिला है, कोई डिवाइस मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसका भी एक नक्शानामा बनाती है और वो भी वो मैजिस्ट्रेट को बताती है। जब मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज पेश होता है तो अक्यूज, अब हम बात करते हैं अक्यूज के बिहाफ पे, या तो पुलिस ने अक्यूज को पकड़ लिया और उसको पेश कर दिया, ठीक है ना, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम इस पे आते हैं कि अगर पुलिस ने अक्यूज को नहीं पकड़ा और अक्यूज को लग रहा है कि मैंने जो ऑफेंस किया है ये मैंने नहीं किया है, वो उससे बिल्कुल मतलब उसको फंसाया जा रहा है जानबूझ के, ठीक है ना, और उसको लगता है कि उस ऑफेंस में उसको एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट हो सकती है, एंड तो वो उसको उस केस में वो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट के आगे लगाएगा। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्री अरेस्ट बेल। कि इसमें क्या होता है, उसको पता है कि मुझे पुलिस अगर मैं अपनी जो मेरी मतलब डिग्निटी है, मेरी जो रेपुटेशन है, उसको पता है मैंने नहीं किया है और मैं इस चीज़ के लिए लायबल नहीं हूँ, तो वो एंटीसिपेटरी बेल कंसर्न कोर्ट के आगे मूव करेगा, जिसमें कि अगर उसको ग्रांट हो गई तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती टिल दी फाइनल ऑर्डर ऑफ दैट केस, ऑफ दैट मैटर। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आपको एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो आपको केस के लास्ट तक बेल ग्रांट रहती है, ठीक है ना। तो अक्यूज के पास ये राइट है कि वो एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है कि मुझे इसमें अरेस्ट ना किया जाए, मैं इसके लायबल नहीं हूं। तो उसको जब भी अक्यूज को जब 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है, तो जैसे ही अक्यूज मजिस्ट्रेट के आगे पेश होता है, मजिस्ट्रेट वहां पे अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और वो जो भी अक्यूज है उसको एग्जामिन करता है। फिर पुलिस जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है, जो भी उन्होंने उसमें से कलेक्ट किया, गैदर किया, जो भी नक्शानामा बनाया, उनको क्या मिला, क्या एविडेंस मिले, वो सब कुछ अपनी उस रिपोर्ट में लगाते हैं। फिर वो मजिस्ट्रेट से, जब उनको ऑब्वियस सी बात है, फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के आगे बोलती है कि हमें इसकी कस्टडी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो पुलिस उसकी कस्टडी जो होती है वो मैक्सिमम 14 दिन की होती है, ठीक है ना, तो या तो पुलिस 5 दिन की ले सकती है, या तो 7 की ले सकती है, ठीक है ना, या पूरे 14 दिन के ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस का जो वो नेचर है वो कितना सीरियस है। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब इसको मतलब पुलिस कस्टडी में भेजना, क्योंकि पुलिस कस्टडी में भेजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से जो भी उसने चार्जेस करें, चार्जशीट बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो उस नेचर पर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट कितनी दिन की उसमें वो देता है, कस्टडी देता है। या तो अगर अक्यूज्ड है, अक्यूज अपने किसी भी एडवोकेट को जब वो हायर करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो मजिस्ट्रेट अगर वो पेश हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अक्यूज जो होते हैं अपने एडवोकेट्स के साथ अपीयर होते हैं, तो उनका जो एडवोकेट है वो इसमें अपील कर सकता है कि हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए, हमें पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए। तो वो डिपेंड करता है केस की जो भी सीरियसनेस होती है उसको लेके। तो जैसे ही सीरियसनेस होती है उसके बेसिस पे केस का जो भी उसका अक्यूज का कस्टडी है वो डिपेंड करता है। तो जैसे ही कस्टडी ग्रांट हो जाता है, कभी कभार मजिस्ट्रेट ये भी ऑर्डर कर देता है कि आपको मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की डे टू डे सबमिट करनी है। तो जैसे ही अक्यूज को कस्टडी हो जाती, जैसे ही वो कस्टडी में चला जाता है, फिर पुलिस के ऊपर ड्यूटी होती है कि उनको 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, क्योंकि वो अक्यूज अरेस्टेड है। अगर 90 डेज में पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी तो अक्यूज को ऑटोमेटिक इसमें बेल मिल जाती है, और ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है फिर वो ऑब्वियस सी बात है जो अक्यूज है वो बेल पे बाहर आ जाता है, और अरेस्ट होने के बाद जो भी अक्यूज होता है वो रेगुलर बेल भी मूव कर सकता है। तो इसके बाद इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जैसे ही जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज होती है। आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज में जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं चार्जशीट के अंदर, ठीक है ना, उस पर आर्ग्यूमेंट होती है। और जब भी चार्जशीट फाइल होती है जो उसकी कॉपी होती है वो एक्यूज को देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर तो एक्यूज को कॉपी चार्जशीट की नहीं मिली है तो एक्यूज तभी भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब जैसी चार्जशीट फ्रेम हो जाती है उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज होती है। जैसी आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज होती है उसमें चार्जेस जो होते हैं वो फ्रेम होते हैं। अगर तो चार्जेस फ्रेम हुए तो ऑब्वियस है जो मैटर है वो ट्रायल के लिए लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तो नहीं हुआ तो मैटर वहीं के वहीं डिस्पोज हो जाएगा। तो जैसी मैटर ट्रायल के लिए लिस्टेड हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है एविडेंस की। तो उसमें जो स्टार्ट करता है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रोसिक्यूशन जो भी होता है, प्रोसिक्यूशन मीन स्टेट अपना एविडेंस शो करता है। तो एक्यूज के पास राइट होता है जैसे ही प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस कंप्लीट करता है उसको वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक्यूज के पास भी एक डिफेंस एविडेंस का राइट होता है जिसमें वो इसके बाद का स्टेप है, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस देन डिफेंस एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में एक्यूज के पास क्रॉस करने का राइट है, एक्यूज उसमें क्रॉस करता है, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद
एक्यूज अपना एविडेंस देता है, इसको बोलते हैं डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस के बाद जो एक्यूज्ड है उसकी स्टेटमेंट ली जाती है, जो कि बहुत मैंडेटरी होती है। मैंडेटरी इन द सेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट होता है पूरे केस का, स्टेटमेंट जो होती है एक्यूज्ड की। उस स्टेटमेंट के बाद एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है, उस स्टेटमेंट के बाद तो उस फाइनल आर्ग्यूमेंट से एक डिसीजन निकलता है, या तो उसको सेंटेंस हो जाएगा, अगर तो उसको सेंटेंस 3 साल से कम है तो उसको ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी, ठीक है ना, वो उसकी अपील भी लगा सकता है। अगर तो सेंटेंस उसको 3 साल से ऊपर का मिला है तो भी एक्यूज बेल लगा सकता है, और जब भी वो बेल लगाएगा अपीलेट अथॉरिटीज में, तो उसमें वो जब बेल के साथ एप्लीकेशन मूव करेगा कि जब तक भी पेंडेंसी है मुझे इसमें बेल दी जाए। तो ये होता है एक शॉर्ट और एक सिंपल प्रोसीजर क्रिमिनल में, जो कि मैंने आपके लिए ही बनाया है कि आपको जब ये वीडियो देखो आपको आसानी से थोड़ा इसके बारे में समझ आए, क्योंकि देखिए इसको डिटेल में बताना इस वीडियो को बहुत बहुत लॉन्ग बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको जल्दी से जल्द समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको शुरू से आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, और आपको जो भी कोई लीगल क्वेरी हो आप डायरेक्टली हमें रीच कर सकते हैं। थैंक यू।